अगला जो अपना टॉपिक है वो है समतल में कण की गति। देखो समतल अपन जानते हैं समतल तीन प्रकार के होते हैं, तो एक्स वाई समतल होगा या वाई जेड समतल होगा या जेड एक समतल होगा। तो समतल में जब कण गति करेगा तो वह वक्र रेखीय गति करेगा, क्योंकि अगर समतल में अगर कण सीधी रेखा में गति करता है तो वह रेखीय गति हो जाती है। अगर एक समतल में अगर एक्स वाई में अगर वो कण गति करेगा तो वो जो गति होगी वो वक्र रेखीय गति होगी। तो अपन इसकी कुछ थ्योरी लिख लेते हैं, फिर अपन उसके मेन डेरिवेशन पे आएंगे। देखिए, जब कोई कण किसी समतल में गति करता है तो उसका जो गति का जो पथ होगा वो वक्र रेखीय होगा ना। गति करता है तो उसका गति का पथ वक्रीय होता है। अब देखो उसका समतल का जो पथ होगा वो वक्रीय होगा, और जो इस प्रकार की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, वक्रीय गति, रेखीय गति। और इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, वक्र रेखीय गति कहलाती है। अब देखो जो वक्र रेखीय जो गति होगी उसमें जो कण के वेग और त्वरण जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। अब देखो इसको लिखेंगे, वक्र रेखीय गति में वक्र रेखीय गति में गतिशील किसी कण के वेग एवं त्वरण का निर्धारण दो उपयुक्त लंबवत रेखाओं के सापेक्ष किया जाता है। और ये जो निर्धारण होगा निम्न बिंदुओं के आधार पर होगा। देखो जो जो निर्धारण होगा वो निम्न बिंदुओं के आधार पर होगा। अब इसके कुछ बिंदु होंगे। देखो पहला जो निर्देशीय अक्ष होंगे के जो समांतर होंगे वो वेग एवं त्वरण, जो निर्देशीय अक्ष होंगे उसके समांतर वेग एवं त्वरण, और जो दूसरा होगा वह अरिय तथा अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण होगा। और जो तीसरा होगा वह स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक है ना। स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक वेग एवं त्वरण। अब देखो जो समतल में जो गति होगी वो वक्रीय गति होगी, वक्रीय गति होगी। अब देखो वक्रीय गति में भी जो उसके वेग और त्वरण के जो घटक होंगे वो उन निर्देशीय अक्षों के हिसाब से निकालेंगे। उसके भी तीन जो नियम होंगे, वो निर्देशीय अक्षों के समांतर वेग एवं त्वरण होगा, दूसरा आर्य तथा अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण होगा, और जो तीसरा होगा वो स्पर्श रेखीय एवं विलंबिक वेग एवं त्वरण होगा।
अब देखो पहला पॉइंट ले लेते हैं, निर्देशीय अक्षों के समांतर वेगीय त्वरण। जो त्वरण वेग और त्वरण निकालने के अपन ने यहाँ पर 3 नियम लिखे थे, तो उसमें पहला नियम है निर्देशीय अक्षों के समांतर वेगीय त्वरण। देखो अपन कोई समतल ले लेते हैं, जैसे ये एक्स वाई समतल हो गया। एक्स वाई समतल में भी कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु हो गया, पी बिंदु ले लिया जिसके निर्देशांक एक्स कोमा वाई मान लिए। अब देखो कोई समतल में अपन ने कोई बिंदु पी ले लिया और जिसके निर्देशांक अपन ने एक्स वाई मान लिए। अपन मानते हैं कि जो टी समय पश्चात जो बिंदु होगा वो पी बिंदु पे अपन ने मान लिया जिसके निर्देशांक एक्स कोमा वाई है। और अगर अब अपन इसमें समय ऐड कर दे, अपन टी समय से उसको और भी आगे बढ़ा दें और डेल्टा टी समय, टी प्लस डेल्टा टी समय बाद में, ये किसी बिंदु यहाँ पर कोई अपन क्यू बिंदु ले लेते हैं, क्यों, जिसके निर्देशांक एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई मान लेते हैं। ठीक है, जो क्यू के निर्देशांक हो गए एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई जो अपन ने मान लिए। अपन ये मानते हैं कि जो यहाँ पर जो पी पे जो ये था वो टी समय पे था और यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी समय पर था। तो अपने ये कोई पथ मान लिया इसका जो ऐसे था, टी समय पर तो पी बिंदु पे था और टी प्लस डेल्टा सी टी समय पर क्यू बिंदु पे आ गया। तब अपन इसको थोड़ा सा इस टाइप से कर लेते हैं। अब देखो अपन इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, जो अपन ने जो इसमें माना वो लिख लेते हैं। अपन माना कोई कण एक्स वाई समतल में गतिशील है, टी समय पश्चात कण कहाँ पहुंच जाएगा, पी बिंदु पर। जो कण किसी बिंदु पी के निर्देशांक एक्स कोमा वाई पर है तथा टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी समय पश्चात कण कहाँ पहुंच जाएगा, बिंदु क्यू पर। बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई पर स्थित है। अब देखो जो निर्देशी अक्षों के समांतर डेल टी समय में जो कण, देखो डेल टी समय में, यहाँ पर टी समय में था, डेल टी समय में कण क्यू बिंदु पे पहुंच गया, तो डेल टी समय में जो विस्थापन हो गया वो क्या होगा, डेल एक्स और डेल वाई होगा। यहाँ पर एक्स था, यहाँ पहुंचते एक्स प्लस डेल एक्स हो गया, यहाँ वाई था, यहाँ पर पहुंच के एक्स वाई प्लस डेल वाई हो गया। तो अब देखो डेल टी समय में जो विस्थापन हो गया वो डेल एक्स और डेल वाई हो गया। तो एक्स अक्ष के समांतर जो कण का वेग होगा वो क्या होएगा, वी एक्स मान लिया अपन ने। वी एक्स का मान वही अवकलन करेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, वही डेल एक्स अपॉन डेल टी, वही जो वेग होता है वो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन होता है। यहाँ पर अपन का जो वी एक्स जो अपन ने घटक माना वो अपन जो मानेंगे कि विस्थापन डेल एक्स हुआ और समय में डेल टी समय में हुआ, तो डेल एक्स का इसके साथ अवकलन, वही डेल टी टेंस टू 0 कर दिया, तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स, और
अगर डेल टी समय को अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाले समय को अपन ने जीरो माना तो डेल एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स और डेल टी डी टी हो जाएगा। वही सेम टू सेम वाई एक्स के समांतर कण का वेग, वाई एक्स के समांतर वही कण का वेग वी वाई सेम टू सेम वही लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो वही डेल वाई अपॉन डेल टी वही क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। अब देखो अब जो बिंदु P पर है जो कण का वेग का परिणाम निकालेंगे अपन, जो हो जाएगा अपने पास v इज इक्वल टू वही वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, जो परिणामी जो वेग होगा वो दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। वही जो इसके जो मान होंगे वो लिख देंगे। वी एक्स का मान था डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर और इसका मान था डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन मानते हैं, देखो माना जो बिंदु P होता पर कण बिंदु P पे जो परिणामी जो वेग था जिसकी दिशा क्या थी जो उसकी दिशा जो एक्स अक्ष के साथ है ये साई कोण देखो अपने मान लिया कि जो बिंदु P पर जो परिणामी वेग था वो एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाता है। तो अपन लेंगे जो परिणामी वेग होगा, जो परिणामी वेग की दिशा, जो परिणामी वेग की दिशा हो जाएगी वही टेन साई वही वी आई अपॉन वी एक्स। अब देखो वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई का मान डी वाई अपॉन डी टी, वी एक्स का मान डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, जो हो गया वो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स वही एक्स जो क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है टेन साई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता जो टेन का मान होता है वो प्रवणता होता है। तो यहाँ पर अपन टेन साई का मान आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो स्पर्श रेखा की क्या आ गई प्रवणता आ गई। अब देखो इसको अपन लिख लेते हैं। अतः जो किसी बिंदु P पर है जो वेग की दिशा सदैव क्या होगी स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। मतलब किसी बिंदु P अगर कोई समतल में कोई जो कण वक्री गति कर रहा है तो उसकी जो दिशा होगी वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। अतः किसी भी बिंदु P पर कण के वेग की जो दिशा होगी सदैव स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। अब देखो ये तो हो गया वेग की बात, अब निकालेंगे अपन त्वरण। अब देखो त्वरण, वही त्वरण क्या होगा वेग का समय के सापेक्ष अवकलन।
एक्स अक्ष के जो समांतर होगा वह कण का त्वरण वही हो जाएगा डी अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा वी एक्स डी अपॉन डी टी। वी एक्स का मान वही डी वाई डी एक्स अपॉन डी टी। ये हो गया डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। वही वाई एक्स के समांतर कण का त्वरण वही डी अपॉन डी टी वी वाई। डी अपॉन डी टी वी वाई का मान डी वाई अपॉन डी टी वही डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो जो बिंदु पी पर कण के त्वरण का परिमाण जो अपने इसको एफ मान लिया, ये हो गया अपने पास। वही दोनों का स्क्वायर करके अंडर निकाल देंगे। डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर का स्क्वायर डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास कण बिंदु पी पर कण के वेग का परिणाम जो हो गया एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब जैसे अपन ने बिंदु पी पर जो वेग निकाला था तो उसके बाद में वेग की एक्स एक्सिस के साथ दिशा जो एक्स एक्सिस के साथ जो कोण था उसको अपन ने साई माना था। जैसे अपन यहाँ पर भी जो त्वरण निकाला अपन ने पी बिंदु पर तो अपन उसका एक्स एक्सिस के साथ एक कोण मानेंगे जिसे अपन थीटा मानेंगे। जैसे लिख लेते हैं माना बिंदु पी पर कण का परिणामी जो त्वरण है वो एफ है जिसकी दिशा वही एक्स एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। तो जो परिणामी जो त्वरण होगा परिणामी जो त्वरण की जो दिशा होगी वो होगी अपने पास वही टेन थीटा वही डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब देखो तो यहां से जो आएगा वो थीटा बराबर टेन इनवर्स आ जाएगा वही डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर अपन डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर। ये आ गया यहाँ से परिणामी त्वरण की जो दिशा होगी वो परिणामी जो त्वरण होगा एक्स एक्सिस के साथ तो थीटा कोण बनाएगा। तो थीटा का जो माना गया टेन इनवर्स डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर अपन डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो कुछ कंडीशन लिख लेते हैं। परिणामी वेग का जो त्वरण होगा v का जो मान होगा वो अपन ने निकाला था dx अपन dt का स्क्वायर प्लस dy अपन dt का स्क्वायर। जो परिणामी जो वेग परिणामी वेग की जो दिशा आई थी वो क्या आई थी अपने पास साई इक्वल टू टेन इनवर्स
डी वाई अपॉन डी टी अपन डी एक्स अपॉन डी टी, यह जो आया था अपने पास टेन साई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स आया था। वही जो परिणामी जो त्वरण आया था का जो परिणाम आया था वो आया था अपने पास एफ इज इक्वल टू वही डी टू एक्स अपॉन टी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो परिणामी जो त्वरण की जो दिशा थी वो थी थीटा, उसको अपने थीटा माना था, जो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये जो चारों बिंदु जो अपन ने इतने सारी जो थ्योरी लिखी उसके जो परिणाम आया वो ये चार बिंदु थे। अपन ने जो परिणामी जो वेग निकाला और परिणामी वेग की दिशा एक्स अक्ष के साथ, वो परिणामी जो त्वरण है और परिणामी त्वरण की दिशा थीटा जो अपन ने निकालेंगे। ये था जो अपन ने अभी जो पहला बिंदु जो अपने पास था उसका जो परिणाम आया वही निर्देशक के समांतर जो वेग एवं त्वरण जो अपन ने निकाल रहे थे अभी, जो अपन ने उसके जो चार परिणाम आए वो ये थे। अब आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है जो अपन सोल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि किसी गतिमान बिंदु की t समय पर स्थिति x इज इक्वल टू ए कोस टी वाई इज इक्वल टू ए साइन टी द्वारा ज्ञात है, तो इसका जो वेग हो त्वरण व पथ ज्ञात कीजिए। देखो वेग त्वरण और पथ ज्ञात करना है। देखो वेग और त्वरण के अपने पास सूत्र है जो अपन डायरेक्ट सूत्र में मान रखेंगे और डायरेक्ट निकालेंगे। जो पथ होगा उसके लिए अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि अपन वाक्य में इसका पथ है क्या। बाकी वेग और त्वरण के अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूले है। जो वेग का जो सूत्र है वो है डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और जो त्वरण होगा वो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, जिससे डायरेक्ट अपन पास इसके मान निकल जाएंगे, वेग और त्वरण निकल जाएगा। और पथ के लिए अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो देखो इसका सोल्व करेंगे अपन, कैसे निकालेंगे। x का जो मान होगा वो a cos t, y का जो मान होगा a sin t, वही dx अपॉन dt a cos t का माइनस का a sin t, जो cos का हो गया वो माइनस का sin हो गया, वही dy अपॉन dt वही a cos t। अब वही एक बार फिर से अवकलन करेंगे, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का ए कोस टी, वही डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर वही माइनस का ए साइन टी, वही कोस का होता है माइनस साइन, वो साइन का होता है कोस। यही था, अपने दो बार अवकलन निकल ले क्योंकि अपने पास एक से तो इससे इन दोनों से तो अपने पास वेग आ जाएगा और इन दोनों से अपने पास त्वरण आ जाएगा। तो देखो जो फर्स्ट बिंदु जो मान लिया अपने परिणामी जो वेग होगा का परिणाम वो v है, v मान लिया, तो जो अपने पास जो v का मान होगा वही होगा जो अपन सूत्र लिख देंगे, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, डायरेक्ट सूत्र में मान रख देंगे। dx अपॉन dt, ये रहा dx अपॉन dt का मान माइनस का a साइन t का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt वही a कोस t का होल स्क्वायर, वापस मान निकालेंगे। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर वही
साइन स्क्वायर टी, वही यहाँ पर ए स्क्वायर कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, वही इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, वही साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी। अब देखो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कोस स्क्वायर टीटा एक होता है, तो यहाँ से जो होगा वो ए स्क्वायर बच जाएगा, तो इसका जो आ गया वो ए आ गया, ए का मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो v इज इक्वल टू आ गया ए मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब त्वरण निकालेंगे। जो अपन ने वही माना जो परिणामी जो त्वरण है का परिमाण वो एप मान लिया अपन ने, तो एप इज इक्वल टू वही अंडर ऑफ d2x अपन dt का स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही d2y अपन dt का स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्ट सूत्र मान रखेंगे अपन पास d2x और d2x अपन dt स्क्वायर का मान और d2y अपन dt स्क्वायर का मान अपने पास है। ये देखो d2x अपन dt स्क्वायर का जो मान होगा वो होगा माइनस का a cos t का स्क्वायर प्लस d2y अपन dt स्क्वायर का मान वही माइनस का a sin t का स्क्वायर, वही स्क्वायर कर लेंगे तो वही ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस वही ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, वही फिर से ए स्क्वायर कॉमन, वही कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, वही कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, वही ए स्क्वायर हो जाएगा, एक हो जाएगा इनका मान, तो वही ए स्क्वायर का मान ए, तो जो एफ का मान जो आ गया वो क्या आ गया अपने पास है ए आ गया, ए इसकी जो मात्रक होता है वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अब अपने पास है अपन को तीसरा जो बिंदु निकालना है वो अपने पास है इनका परिणामी जो पथ होगा, ये जो कण जो गति कर रहा है उसका जो पथ है वो अपन को पथ निकालना है। तो देखो x इज इक्वल टू ए कोस टी अपन को दे रखा था, y इज इक्वल टू ए साइन टी अपन को दे रखा था। अब देखो इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। देखो समीकरण 1 है वह जो 1 और 2 है वो का वर्गों का योग करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ देंगे, वही ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों में से फिर से ए स्क्वायर कॉमन कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी एक हो गया। तो जो इसका जो पता है वो क्या आ गया, किसकी समीकरण है, एक वृत्त की समीकरण होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो होती है एक वृत्त की समीकरण होती है। तो ये जो पता है वो आ गया एक वृत्त का पता आ गया, अर्थात एक जो गति का जो पथ होगा एक वृत्त होगा जिसका जो केंद्र होगा मूल बिंदु और तथा जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी ए होगी, क्योंकि जो समीकरण होती है वो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है, जो इसके जो वर्ग की जो समीकरण होती है। और जहाँ पर
ए और जो बी होते हैं वो वृत्त का केंद्र होता है। अगर वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है तो उसको 0,0 होगी, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर बच गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल में गतिशील किसी कण के एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के समांतर वेग क्रमशः u प्लस ई वाई तथा v प्लस ई एक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि कण का जो बिंदु पथ होगा एक शंकु परिच्छेदक होगा। देखो एक्स अक्ष के जो समांतर जो वेग दे रखा है वो u प्लस ई वाई दे रखा है, और वाई अक्ष के जो समांतर जो वेग दे रखा है वो v प्लस ई एक्स दे रखा है। अब देखो जो इसमें अपन को दर्शाना है कि जो बिंदु जिस पथ पर जो गति करेगा वो जो बिंदु पथ होगा वो शंकु परिच्छेदक होगा। देखो शंकु परिच्छेदक के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि शंकु परिच्छेदक के से ही शंकु से ही सारी आकृतियां बनती है, जैसे वर्त हुआ, गोला हुआ, वर्त हुआ, क्या नाम से दीर्घ वर्त हुआ, परवलय, अति परवलय, ये सारी जो आकृतियां होती है वो शंकु के अंदर से ही बनती है। जो इसका जो पथ होगा अपन को देखना है वो एक शंकु परिच्छेदक होगा, ये अपन को दर्शाना है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो जो एक्स अक्ष के समांतर जो वेग होगा वो दे रखा है अपन पास। एक्स अक्ष के समांतर जो वेग होगा वो डी एक्स अपॉन डी टी होगा, जो अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, u प्लस ई वाई दे रखा है। वही वाई एक्स के समांतर वेग, वाई एक्स के समांतर वेग होगा डी वाई अपॉन टी टी, जो अपन को दे रखा है v प्लस ई एक्स। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लो। अब वही अपन करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर। देखो जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन भी किया था, तो अपन को वेग और त्वरण निकालने का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूले थे, कोण निकालने का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला था, पर इसका जो पथ निकालना था उसके लिए अपन को खुद का ही दिमाग लगाना है कि कैसे इसका पथ निकाला जा सकता है। पिछला जो क्वेश्चन अपन ने किया था उसमें अपन ने समीकरण 1 और 2 के वर्गों को जोड़ा था। इस बार अपन समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं, तो वही समीकरण 2 में समीकरण 1 डी वाई अपॉन डी टी में डी एक्स अपॉन डी टी का भाग देंगे, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, वही वी प्लस ई एक्स अपॉन यू प्लस ई वाई, वही डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस ई एक्स अपॉन यू प्लस ई वाई। डी टी से डी टी कट गया। अब देखो यहाँ पर इसको इधर और इसको इधर ले जाएंगे, u प्लस ई वाई डी वाई वी प्लस ई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर जो हो जाएगा और इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है। दोनों ओर जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ई वाई डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ v ए एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे हम। LHS में तो y के सापेक्ष समाकलन करेंगे और RHS में x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। अब देखो जो u का dy के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो u तो एक अचर संख्या है, तो u का तो u ही रह जाएगा। जब dy का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा u y हो जाएगा, y का dy का समाकलन y हो जाएगा, प्लस यहाँ पर e जो अचर है y का समाकलन dy के सापेक्ष करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। वही v यहाँ पर अचर है, dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो vx हो जाएगा। यहाँ पर e अचर है, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये समाकलन स्थिरांक c आ गया। अब देखो अपन इसको और इसको एक जैसे ले लेते हैं, e अपन एक काम करते हैं, इनको सबको एक साइड ले लेते हैं, यू आई प्लस ई वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वी एक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से
इन दोनों में से e/2 कॉमन आ रहा है, वही वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनको ऐसा कैसा ही रख देंगे, यू वाई माइनस वी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर अपन को ये दो लघुत्तम ले लेंगे, तो ई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 यू वाई माइनस 2 वी एक्स माइनस 2 सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो वही ई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से दो कॉमन ले लेंगे, यू वाई माइनस वी एक्स माइनस का, अब देखो ये 2c है, माइनस का 2c, उधर इसको उधर प्लस का भेज देंगे तो 2c हो जाएगा। अपन ये 2c को अपने के मान लेंगे। अब देखो ये जो समीकरण आया ये एक शंकु परिच्छेद का समीकरण होगा, जो एक शंकु परिच्छेद का समीकरण है। देखो एग्जाम्पल 3 अगला क्वेश्चन, एक समतल में गतिशील कण के t समय पर निर्देशांक x इज इक्वल टू a t प्लस साइन टी और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस टी है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका जो त्वरण होगा वो अचर रहता है और t समय पर उसकी जो गति की दिशा भी ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर अपन को t समय पर निर्देशांक दे रखे हैं, x इज इक्वल टू a t प्लस साइन टी और y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस टी, तो अपन को उसका त्वरण ज्ञात करना है कि त्वरण अचर रहेगा। देखो अपने पास इन यहाँ पर एक तो त्वरण का अपन को पता करना है और एक उसकी गति की दिशा ज्ञात करनी, टी समय पर उसकी गति की दिशा ज्ञात करनी है, तो अपन को पास इन दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूले अपन डायरेक्ट सूत्र में मान रखेंगे और मान निकाल लेंगे, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर जो अपन को दे रखा है एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ए टी प्लस साइन टी दे रखा है और वाई इज इक्वल टू दे रखा है ए 1 माइनस कोस टी दे रखा है, वही डी एक्स अपॉन डी टी ए टी का एक और साइन टी का कोस टी डी वाई अपॉन डी टी, वही ए का 0 कोस टी का माइनस का साइन टी, माइनस से माइनस प्लस हो गया तो साइन टी हो गया, वही टी 2x अपॉन डी टी स्क्वायर, वही 1 का तो वापस 0 कोस टी का माइनस का साइन टी, माइनस आगे लग जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर ए साइन टी का कोस टी, तो ये कोस टी। अब देखो अपन को निकालना था त्वरण निकालना, माना परिणामी त्वरण का जो परिमाण होगा अपन ने एफ मान लिया है, तो जो एफ का जो मान होगा वो हो गया, एफ का अपन पर डायरेक्ट सूत्र था, क्या सूत्र था एफ का अपन पर डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वही मान रख देंगे अपन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये रहा, माइनस का ए साइन टी, माइनस का ए साइन टी का स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का ए कोस टी का स्क्वायर, वही माइनस का ए का तो स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, वही इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, वही साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, वही स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी एक,
तो वही जो आ गया, जो एफ का जो मान आया वो ए आ गया। एफ का मान अगर ए है तो वो क्या होगा, अचर आया अपने पास। ठीक है, अब इसका अपन को जो दूसरा अपन को इसका दिशा ज्ञात करनी है, वेग की दिशा ज्ञात करनी है पी बिंदु पर। अब देखो वही माना टी समय पर है ना, कण किसी बिंदु पी पर है। जहाँ जो वेग की जो दिशा होगी वह एक्स एक्स के साथ है, कौन सा कोण बनाएगी, साई कोण बनाएगी। अगर पी बिंदु पर है वेग एक्स एक्स के साथ साई कोण बनाता है तो जो इसका सूत्र होगा वो टेन साई इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। तो वही टेन साई डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी का मान अपने पास क्या है, अपन पास डी वाई अपॉन डी टी का मान ए साइन टी और डी एक्स अपॉन डी टी का मान ए 1 प्लस कोस टी। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका मान। अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ए साइन टी, देखो इसको खोलेंगे, देखो साइन टी को, इसको सूत्र हाफ वाला साइन 2t वाले से खोलेंगे इसको, तो ये जो मान आएगा वो देखो यहाँ से ए से तो ये कट गया, साइन टी को साइन 2 थीटा वाले सूत्र से खोलेंगे तो 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। अब देखो इसका 1 प्लस कोस टी, इसको भी जिस ये जो क्या हो जाएगा, इसको भी डायरेक्ट हाफ करके खोलेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2। अब देखो 2 से 2 कट गया, एक कोस है एक इसकी कट गया, तो जो साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 जो टेन साई का जो मान है वो आ गया टेन टी बाई 2, जो यहाँ से जो साई का मान जो आया वो टी बाई 2 आ गया। देखो जो अपन पहला जो बिंदु पढ़ रहे थे वो निर्देशित अक्षों के समांतर वेग एवं त्वरण, उसका जो लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और थोड़ा सा हार्ड भी है, तो इसका लास्ट एग्जाम्पल है जो अपन करेंगे। एक कण पर लैम्ब्डा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाला बल वाई अक्ष की दिशा में क्रियाशील है। यदि कण एक्स अक्ष के समांतर एक ऐसे बिंदु से जहाँ वाई इक्वल टू ए हो, ए अंडरूट लैम्ब्डा वेग से फेंका जाए तो सिद्ध कीजिए कि जो उसका जो पथ होगा वो एक केटेनरी होगा। अपन को थोड़ा सा ये जो पथ निकालने वाला जो मेथड है ये थोड़ा सा अपन को खुद का ही इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका तरीका अपन को सीखना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स तरीका होता है। बाकी जैसे वेग और त्वरण निकालने के अपने पास फिक्स सूत्र थे, कोण निकालने का अपने पास फिक्स सूत्र है, बाकी जो पथ निकालने का वो अपन को खुद का ही दिमाग लगा के अपन को पथ निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अपन को जो दे रखा है, एक कण लैम्ब्डा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाले बल वाई एक्स की दिशा में क्रियाशील है, मतलब वाई एक्स की दिशा में एक कण क्रियाशील है जिस पर लैम्ब्डा वाई त्वरण है, मतलब एक्स एक्स की दिशा में इस पर कोई त्वरण नहीं लग रहा है, जो भी त्वरण लग रहा है वो वाई एक्स की दिशा में लग रहा है। और कण एक्स एक्स के समांतर एक ऐसे बिंदु, देखो एक्स एक्स के समांतर कोई बिंदु दे रखा है वाई इक्वल टू ए, यहाँ पर ए अंडरूट लैम्ब्डा वेग से फेंका जाता है उस कण को, तो अपन को सिद्ध करना है कि जो उसका जो पथ होगा वो केटेनरी होगा। देखो सोल्व करेंगे अपने इसको, देखो वही प्रश्नानुसार जो वाई एक्स है, वाई एक्स की दिशा में जो त्वरण होगा, वाई एक्स की दिशा में त्वरण क्या दे रखा है अपन पास, लैम्ब्डा वाई। वाई एक्स की दिशा में जो त्वरण होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है,
वाई एक्स की दिशा में जो त्वरण था उसको अपन क्या लिखते हैं, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा है, क्योंकि जो 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 त्वरण है वो सिर्फ वाई एक्स की दिशा में लग रहा है, एक्स एक्स की दिशा में कोई त्वरण नहीं लग रहा है, क्योंकि जो जो परिणामी जो त्वरण है वह लैम्बडा वाई है। जो वाई एक्स की दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्स की दिशा में कोई त्वरण नहीं लगेगा। तो देखो समीकरण, देखो समीकरण एक से अपने पास क्या है, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा वाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, जो समीकरण एक है दोनों तरफ 2 डी वाई अपॉन डी टी से गुणा करने पर, इसमें दोनों तरफ 2 डी वाई अपॉन डी टी से गुणा कर रहे हैं अपन, तो देखो ये हो जाएगा 2 डी वाई अपॉन डी टी डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये वाला तो इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये लैम्बडा 2 वाई डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये वाली जो फॉर्म बनी इसको अपन डी डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लैम्बडा डी वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ वाई स्क्वायर को कोष्टक में लिख दो। ठीक है, अब इसका करेंगे अपन समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो वही इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर लैम्बडा वाई स्क्वायर प्लस C1, इसको समीकरण 2 दे देंगे। देखो यहाँ पर इसका जो समाकलन किया तो यहाँ से डी एट गया वो डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, यहाँ से भी डी एट गया लैम्बडा वाई स्क्वायर प्लस C1। इस टाइप के क्वेश्चन अपन को पेपर सेकंड में देखने को मिलेंगे। पेपर सेकंड में क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो आगे देखो प्रश्नानुसार जब y इज इक्वल टू ए है तब डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 होगा। देखो जब y इज इक्वल टू ए था, जब अपने पास शुरू में क्वेश्चन दिया हुआ था, जब जहाँ बिंदु y इज इक्वल टू ए पर a अंडर लैम्बडा वेग से फेंका जाता है, मतलब जब प्रारंभ में y इज इक्वल टू ए था तब उसके बाद में अपने a अंडर लैम्बडा y वेग से फेंका था, मतलब उस टाइम पे जो वेग था वो उसके पहले शुरू में वो डी वाई अपॉन डी टी 0 होगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में डी वाई अपॉन डी टी का मान 0 रख देंगे, तो ये समीकरण 1 है, इसमें यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी का मान 0 रख देंगे, तो ये लैम्बडा वो यहाँ पर y का मान a रख देंगे a स्क्वायर प्लस C1। तो यहाँ से जो C1 का मान आया वो आ गया माइनस का a माइनस का लैम्बडा a स्क्वायर। ठीक है, तो वही समीकरण वापस 2 से, समीकरण 2 से C1 का मान रख देंगे, वही डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा वाई स्क्वायर प्लस C1 का मान कितना है माइनस का लैम्बडा ए स्क्वायर। ठीक है, वही डी वाई अपॉन डी टी, अगर इधर से स्क्वायर निकालेंगे तो इधर से अंडर रूट लग जाएगा। देखो यहाँ से जो आया है ये लैम्बडा को ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका अंडर रूट लैम्बडा वही अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 3 दे दी। ठीक है, अब यहाँ से वही y वाले पदों को एक साइड और t वाले पदों को एक साइड ले लेंगे, डी वाई अपॉन यहाँ से y वाले पदों को एक साइड पे, तो ये लैम्बडा y नीचे और इधर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी नीचे इज इक्वल टू
डी टी उधर से उस साइड चल जाएगा, तो वही 1/√लेमड़ा, यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1 वही √y² माइनस a² dy इजिकल टू √dt। रूट क्या मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे अपन इसका। देखो dt का तो क्या हो गया, t हो गया, इजिकल टू यहाँ पर 1/√लेमड़ा तो से चल रहा था, इसका जो वाली फॉर्म बनी 1/√y² माइनस a², इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे जो आपने 12th में सीखा होगा, तो ये होगा log ऑफ y प्लस y² माइनस a² प्लस जो समाकलन स्थिरांक C2। इसका जो डायरेक्ट एक समीकरण इंटीग्रेशन की एक समीकरण होती है जो डायरेक्ट log वाले, जो इसको डायरेक्ट यूज लेंगे अपन। अब देखो वही प्रश्नानुसार, देखो t इजिकल टू 0 पर क्या होगा, y इजिकल टू a होगा। देखो अगर समय, अगर शुरू में अपन ने अगर समय 0 लेंगे t, तो y का जो मान होगा वो a होगा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट मान रखेंगे इसमें समय, इसको देखो t इजिकल टू 0, तो यहाँ पर t का मान 0, 1/√लेमड़ा, यहाँ पर y का मान कितना रखेंगे a, log y की जगह a प्लस a² माइनस a² प्लस C2। अब ये तो दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो जो इधर जाएगा तो ये भी 0, तो ये यहाँ से जो बच जाएगा वो बच जाएगा log ऑफ a/√लेमड़ा प्लस C2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से जो मान आएगा C2 का, वो माइनस का log ऑफ a/√लेमड़ा आ जाएगा। तो देखो C2 का मान वहाँ पे समीकरण इसमें रख देंगे, इस वाली समीकरण में रख देंगे, इसको समीकरण 4 देंगे। समीकरण 4 से वही t इजिकल टू 1/√लेमड़ा log ऑफ y प्लस √y² माइनस a² प्लस C2 का मान log ऑफ a/√लेमड़ा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिस्टम से जमा लेते हैं। यहाँ से t का जो मान हो गया वो 1/√लेमड़ा, यहाँ से भी 1/√लेमड़ा, वहाँ से भी 1/√लेमड़ा कॉमन ले लिया, यहाँ से तो बच गया log ऑफ y, यहाँ से भी log कॉमन, यहाँ से भी log कॉमन, तो यहाँ से तो बच गया y प्लस देखो यहाँ से log a माइनस log b वाली फॉर्म बन गई, log a माइनस log b, ये हो गया log a/b। देखो y प्लस y² माइनस a², इसके नीचे आ जाएगा, पूरे के अंदर a आ जाएगा। इसको समीकरण 5 दे दो। अब देखो जो फिर से एक कंडीशन लगाएंगे, जो प्रश्नानुसार जो था dx/dt इजिकल टू 0। देखो dx/dt का जो मान था वो a/√लेमड़ा y हो, तो
तो जो dx का जो मान होगा वो हो जाएगा a, देखो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a अंडर रूट लेमडा। तो यहाँ पर जो dx हुआ ये dt को इधर भेज देंगे dt। तो जो dx का जो मान होगा हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। तो a रूट लेमडा वो डी टी, ठीक है। dx का तो x, a रूट लेमडा t प्लस जो आ जाएगा वो c3 आ जाएगा जो समाकलन स्थिरांक होगा। अब वही कंडीशन प्रश्नानुसार t इज इक्वल टू 0 पर जो x का मान होगा वो भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही 0 प्लस 0 प्लस c3, तो यहाँ से जो c3 का मान आया वो आ गया 0, ठीक है। ए जो x का जो मान आया वो अब इसमें रख देंगे c3 का मान a रूट लेमडा प्लस t और यहाँ पर 0, तो जो x का मान आया a रूट लेमडा t आ गया। और जो यहाँ से जो t का मान निकालेंगे वो आएगा x अपॉन a रूट लेमडा। ये समीकरण 6 दे दिया अपन ने। अब देखो समीकरण 5 और 6 से देखो समीकरण अपने पास जो 5 थी वो थी t इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट लेमडा log y प्लस अंडर रूट ए वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पर जो t का मान था x अपॉन a रूट लेमडा, दोनों तो साइड पे t का मान दे रखा है तो अपन दोनों की तुलना कर लेंगे। तो दोनों की जब तुलना करेंगे देखो समीकरण 5 से तो जो t का जो मान था वो था 1 अपॉन रूट वाई log ऑफ y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ से जो समीकरण 6 से जो t का मान है वो है अपने पास t इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए रूट लेमडा। तो इन दोनों का अपन को कंपैरिजन कर देंगे। तो वही एक्स अपॉन ए रूट लेमडा इज इक्वल टू ये दोनों t बराबर हो गया तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ए अपॉन रूट लेमडा वही log ऑफ वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से लेमडा से तो लेमडा कट गया। तो x अपॉन ए का जो मान आया वह log ऑफ वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। देखो ये जो फॉर्म बनी log ऑफ, अब देखो x अपॉन ए इज इक्वल टू log ऑफ y अपॉन ए प्लस इसमें भी भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो रूट में ये नॉर्मल है, अगर अंदर रूट में ले जाएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x अपॉन ए का जो मान आया वो log ऑफ y अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 आ गया। देखो ये वाली जो फॉर्म होगी वो होगी कोस हाइपरबोलिक -1 कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन ए वाली जो फॉर्म होगी x अपॉन ए, ये जो कोस बोलिक y अपॉन ए हो गया, ठीक है। जो यहाँ से अगर अपन अब देखो अपने पास x अपॉन ए इज इक्वल टू आ गया कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन ए, तो यहाँ से अपने पास जो y अपॉन ए होगा ये हो गया कोस हाइपरबोलिक x अपॉन ए, अपने ऐसा ही मान सकते हैं। तो यहाँ से जो y का जो मान आएगा देखो यहाँ से y का जो मान आया वो आया a कोस बोलिक x अपॉन ए,
देखो यहाँ से अपने x/a की फॉर्म निकाली थी अपन ने, y/a कर लिया इसको। अगर y/a कर लिया तो अपन का इन्वर्स हट गया। तो देखो ये जो होगी एक कैटेनरी होगी, ये कैटेनरी का समीकरण आ गया अपने पास।